नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं विश्व के बदलते परिदृश्य में मोदी जी का किस प्रकार से परमात्मा साथ दे रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि भारत के साथ इस समय एंजल्स हैं। मैं समझता हूं भारत के साथ इस समय परमात्मा है, क्योंकि षड्यंत्र चारों ओर से घूमकर भारत की तरफ आ रहे हैं और भारत को षड्यंत्रों का मतलब अड्डा बना लिया है। लेकिन ये जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, वैसे षड्यंत्र डिफेंस सिस्टम भी परमात्मा ने हमारे साथ रखा हुआ है। कारण जो भी हो और कृपा जहाँ से भी आए वो कृपा हमारी है और हमें ये सौभाग्य हमारा है कि परमात्मा की कृपा से ही विश्व के अग्रणी नेता भी इस समय भारत में हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाने वाले नेता लीडरशिप के हाथ में भारत है। ये उसका परिणाम भी हो सकता है। मैं दो तीन चीज़ों को इकट्ठा करके कहूँगा। इस समय हम सब जानते हैं कि विश्व में बड़ी तेज़ी से परिदृश्य बदल रहा है। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि दिन में 2 बार कमेंट्री की जाए। 2 बार कमेंट्री की करने का मतलब है 2 बार इसकी एनालिसिस की जाए कि विश्व इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं पढ़ाता तो लॉ हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लॉ हमारे यहाँ टॉपिक भी होता है, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल साफ है, नथिंग इज लाइक इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इंटरनेशनल कॉमिटी हो सकती है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि लॉ होगा तो इन्फोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है, इन्फोर्समेंट के लिए दंड की आवश्यकता पड़ती है और दंड के लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इंटरनेशनली हमारे पास कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जो सेना भेजकर या उसका इन्फोर्समेंट करवा सके। तो सीधी सी बात है, इंटरनेशनल कॉमिटी या इंटरनेशनल रिलेशन हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशनों पर जो कि सब्जेक्ट भी होता है हमारे यहाँ हमारे यहाँ एग्जामिनेशंस का, हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है। इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल लॉ के नाम से रहता ही है। तो इस समय जो इंटरनेशनल रिलेशंस बदल रहे हैं लगातार, वो दिन में 2-2 बार, क्योंकि कहीं दिन होता है तो कहीं रात होती है, पृथ्वी पर कहीं ना कहीं तो दिन होता ही है और कहीं ना कहीं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदल ही रही होती है। तो ऐसा लगता है कि हर कम से कम 10-12 घंटे बाद एक कमेंट्री आनी चाहिए कि अब क्या हो गया। जो हुआ उसमें भारत के परिदृश्य को कैसे बचाया परमात्मा ने, या मैं कहूं कि हमारी लीडरशिप को परमात्मा ने वो शक्ति दी या परमेश्वर ने वो रास्ता दिखाया कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो गई और विश्व के दूसरे नेताओं पर भी हो गई। 3 विषय इकट्ठे हैं। एक विषय यह है कि ईरान सीज फायर के बाद क्या स्टेटमेंट देता है भारत के लिए। दूसरी बात यह है कि ब्राज़ील में ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है और ब्रिक्स में सबसे बड़े देशों में चाइना है, भारत है, रशिया भी है, खुद ब्राज़ील है और ब्राज़ील के अलावा साउथ अफ्रीका। मैं कहता हूं कि ब्राज़ील में ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है, उसमें भारत को रिगार्ड है और कैसे ब्राज़ील ने ये सब ठंडा किया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस प्रकार पाकिस्तान ईरान को लेकर सक्रिय हो रहा था और लगातार ईरान को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ईरान ने उल्टा मोदी जी का अप्रिसिएशन क्यों किया, ये बात आती है। दूसरी बात, एससीओ की बैठक आज चल रही थी रक्षा मंत्रियों की और भारत ने आज वो ऐतिहासिक निर्णय लिया जो मुझे लगता है कि अब से पहले कभी भारत की पॉलिटिक्स ने इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय फ्रंट ऑफ नेशंस नहीं लिया होगा जितना बड़ा निर्णय आज हुआ, जो विश्व के लिए एक नया संदेश था। अब देखो, विश्व को कन्विंस करना है तो 2-3 तरीके हैं उसके। एक तरीका तो ये है कि हम बड़ी तेजी से प्रभावी हों। दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ लोग कर रहे हों हमारे खिलाफ षड्यंत्र, हम उन षड्यंत्रों को विफल कर दें। अब ये पहला षड्यंत्र की हम लोग चर्चा करते हैं, बाकी की भी चर्चा करेंगे। पहला षड्यंत्र समझिए। पहला षड्यंत्र एससीओ की बैठक का है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक थी। उस बैठक में पाकिस्तान भी उसका सदस्य है, भारत भी उसका सदस्य है और चाइना तो है ही, शंघाई कॉरपोरेशन है। एससीओ की बैठक में ज्वाइंट प्रस्ताव पास होना था। अब ज्वाइंट प्रस्ताव तभी पास होता है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जब सारे सहमत हों। पाकिस्तान और चीन ने एक षड्यंत्र किया।
षड्यंत्र करके जो बलूचिस्तान में चल रहा है, जो उनके यहाँ हमला हुआ, बलूचिस्तान में जिस प्रकार से ट्रेन अगवा की गई, बलूचिस्तान का जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, बलूचिस्तान का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, बलूचिस्तान ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया है, बलूचिस्तान ने जिस प्रकार से सक्रियता बलूच विद्रोहियों ने या बलूच स्वतंत्रता आंदोलन करने वालों ने जिस प्रकार से वो एक्टिविटी चला रहे हैं, उसको एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में डाला उसकी भर्त्सना करने के लिए। जबकि हकीकत यह है कि एससीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बलूचिस्तान का विषय, बलूच विद्रोहियों का विषय, वहाँ के इंटरनल इंसर्जेंसी का विषय तो उनका इंटरनल विषय है ना, वो पाकिस्तान के अंदर का विषय है। पाकिस्तान को भी ये विषय उठाना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके अंदर का विषय है। पाकिस्तान भूल ये कर रहा है कि वो इस विषय को इंटरनेशनल मंचों पर उठाकर क्या वो इंटरनेशनली इंसर्जेंसी को वहाँ मान्यता दिलवाएगा, क्योंकि ये गतिविधि तो इंसर्जेंसी को मान्यता दिलवाएगी, वहां विद्रोह को मान्यता दिलवाएगी, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि ये विद्रोह चल रहा है। तो जब ये पूरे वर्ल्ड में चलेगा तो ये रिकॉग्नाइज्ड होगा कि बलूचिस्तान में इस समय विद्रोह चल रहा है। लेकिन अज्ञानता पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसको इसमें डलवाया। हमारा विषय ये था कि भाई एससीओ की बैठक में राजनाथ जी पार्टिसिपेट कर रहे थे। एससीओ की इस बैठक में बहुत आवश्यक था, बहुत ज़्यादा आवश्यक था कि हमने उसमें प्रस्ताव में रखा कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाए और जो कंट्री इसको स्पॉन्सर्ड करते हैं उनको टेरर इन स्पॉन्सर्ड कंट्री डिक्लेयर किया जाए और भर्त्सना की जाए। पूरा विश्व भर्त्सना करता है। जिस समय भारत में पहलगाम हुआ तो पहलगाम की घटना पूरे विश्व ने भर्त्सना की, यहाँ तक कि चाइना ने भी कहा था उस समय कि टेररिज्म को नहीं माना जा सकता। अब ऐसी परिस्थिति में जब टेररिज्म को नहीं मान्यता दी जा सकती और चाइना खुद भी स्टेटमेंट दे चुका है, इसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान और चाइना को क्या लगने वाला था, उनको क्या समस्या होने वाली थी? अगर वो ये कहते हैं कि उनको ये समस्या है, वो इस बात से पीड़ित हैं कि भाई भारत में जो पहलगाम का हमला हुआ वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्यों कहा जाए, ये तो बात सीधी सी है। भारत ने उस पर एविडेंसेस भी रखे और एविडेंसेस में उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा और जो रेजिस्टेंस उनका फ्रंट है ये उसमें इन्वॉल्व है और ये 100% उसके हमारे पास एविडेंसेस हैं और ये सिद्ध हो चुका है, मतलब एविडेंसेस बता चुके हैं कि इसमें 100% पाकिस्तान के आतंकी शामिल हैं। तो फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिस समय भारत कहेगा कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इसमें डाला जाए कि उसकी भर्त्सना की जाए। अब चाइना ने क्या किया, चूंकि चाइना में वो बैठक होनी थी, चाइना ने क्या किया, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर उस विषय को लेकर ये उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में डाला ही नहीं, जबकि बलूचिस्तान को डाला। अब भारत को ये लगने वाली थी ज्वाइंट स्टेटमेंट में सामान्यतः कंट्री विरोध नहीं करते, जो कंट्री उसकी होस्टिंग कर रहा होता है वो उस पर इस तरह का स्टेटमेंट लिखता है और सबसे मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है। भारत के रक्षा मंत्री ने उस पर साइन करने से मना कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया, भाई हम इस पर साइन नहीं कर सकते, ये हमारे अनुरूप नहीं है। क्योंकि पहलगाम की जो घटना है और जो ऑपरेशन सिंदूर हम चला रहे हैं और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उस दूसरे देश को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको तो इंटरनेशनल मान्यता मिलनी चाहिए और इंटरनेशनल मान्यता अगर उसको नहीं मिलती है तो ऐसी परिस्थिति में ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता। जबकि बलूचिस्तान तो उसका हिस्सा ही नहीं होना चाहिए, वो तो उनका इंटरनल मामला है। भारत के रक्षा मंत्री ने साइन करने से ही केवल मना नहीं किया और उन्होंने इसकी भर्त्सना भी की, खुलकर भर्त्सना की। तो एक तो बात यह है कि अगर ये वो कह देते या वो ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन कर देते तो भारत में क्रिटिसाइज का पार्ट बनता ही। भारत के लोग भी कहते, भारत की मीडिया प्रश्न उठाती, भारत की जनता प्रश्न उठाती कि भारत इस समय क्या कर रहा है ये। और ऐसा उठाकर जो बीजेपी का ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ था 240 करके, उस ग्राफ को और नीचे ले जाने वाले थे, विरोधियों को ये विषय मिलने वाला था। जैसे आपको याद है मुनीर और ट्रंप ने बैठकर एक प्लान रचा था कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाकर फोटो खिंचवाएंगे, वैसा ही चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर कुछ ये षड्यंत्र रचा था कि राजनाथ सिंह की उपस्थिति में ये स्टेटमेंट आएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो ये माना जाएगा, क्योंकि वो ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाता तो ये बात मानी जाती
कि भाई राजनाथ जी इस बात पर सहमत हैं कि ये जो पहलगाम है, या भारत इस पे मौन सहमति दे रहा है कि ये जो हो रहा है ये क्रॉस बॉर्डर नहीं है, ये इंटरनल मामला है। उसको क्रॉस बॉर्डर की तरह ट्रीट कर रहे हैं बलूचिस्तान को, जो उनका इंटरनल मामला, स्वतंत्रता का आंदोलन चला। और इधर जो हो रहा है, जो कि प्रूव्ड है कि वो इंटरनेशनली प्रूव्ड है, उसको वो उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। ये भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान जरूर देता। लेकिन भारत, शुक्र है कि भारत के पास इस समय विश्व के टॉप के लीडर्स हैं। राजनाथ जी, हम सब जानते हैं कि वो इस समय देश के सर्वोच्च नेताओं में एक हैं। उन्होंने निर्णय लिया और वो निर्णय भारत के लिए एप्रिसिएशन का साधन बना। दूसरी बात आती है कि मुनीर ने और पाकिस्तान ने लगातार ईरान को लेकर स्टेटमेंट दिया, इस्लामिक जगत एक हो जाना चाहिए। उन्होंने ओआईसी की बैठक में भी ये सब कुछ करा और सब किया ईरान को लेकर। ईरान जब सीज फायर हुआ तो ईरान भर भर कर भारत की तारीफ कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भले ही बाहर का रोल ना प्ले किया हो, लेकिन ईरान में युद्ध विराम करके लोगों को बाहर निकालना, इसराइल से लोगों को बाहर निकाल कर लाए। तो ईरान भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की पोजीशन और भारत के संबंध, इसको लेकर ईरान खुलकर बयान दे रहा है। उसने पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया, जहां तक मेरी जानकारी है नहीं लिया। आप लोगों को अगर जानकारी हो तो लिखना। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे इस तरह से अप्रिशिएशन नहीं दिया गया जिस तरह से भारत को अप्रिशिएशन दिया गया ईरान के द्वारा। अब ये भी और चाइना को भी उन्होंने उस लेवल पर नहीं रखा जिस लेवल पर भारत के लिए उन्होंने कहा। तो ये तो भाई हमारे लिए अच्छी खबर है कि ईरान समझ रहा है कि भारत की पोजीशन क्या है। अब बात आती है ब्राजील की, ब्रिक्स की बैठक है। अब इधर देखिए, इधर शंघाई कॉरपोरेशन में जिस प्रकार से भारत को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, भारत को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा था, उसका एक दृश्य ब्रिक्स में दिखाई दिया। ब्रिक्स अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन लूला डे सिल्वा जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मोदी जी को राजकीय भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। राजकीय भोज के लिए आमंत्रित मतलब एससीओ के वो ब्रिक्स के सदस्य तो सारे रहेंगे वहां, लेकिन राजकीय भोज के लिए आमंत्रित करना ये अपने आप में एक विषय बताता है। अब जैसे ही लूला डिसिल्वा ने भारत के प्रधानमंत्री को राजकीय भोज के लिए आमंत्रित करने के लिए घोषणा की, चीन के राष्ट्रपति ने, चीन से रिएक्शन आया, चीन के राष्ट्रपति ने उस सम्मेलन में जाने से मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को अगर बुलाकर राजकीय सम्मान मिलेगा तो विश्व की जो इस समय एशिया की शक्तियां हैं उनमें चाइना कहीं ना कहीं साइड दिखाई देगा। चाइना को हल्कापन महसूस हुआ, चाइना को ये महसूस हुआ कि मोदी का सम्मान क्यों, जबकि वो तो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार एससीओ में फंसाने की कोशिश करी भारत को, और भारत वहां से तो निकल आया, राजनाथ जी वहां पर थे। लेकिन यहां उल्टा भारत को एप्रिसिएशन मिल रहा है, चाहे चाइना चाहे ईरान से मिल रहा हो या फिर वो ब्रिक्स में मतलब ब्राजील से मिल रहा हो। अब शी जिनपिंग ने मना कर दिया कि भाई वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका कोई प्रॉक्सी आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हुजिनताओं पहले जाते रहे हैं, मतलब उनके यहाँ ब्रिक्स को लेकर बड़ा कंसर्न रहा है, क्योंकि ब्रिक्स को लेकर ये मानना है कि ब्रिक्स अगर एक सैन्य शक्ति बन जाए नाटो की तरह, तो फिर पश्चिमी देशों के नाटो का एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ब्रिक्स में 3 बड़े देश तो हैं, और इन 3 बड़े देशों की सैनिक शक्ति को अगर मिला दोगे तो नाटो को कन्फ्रंट कर सकता है। उसमें रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें भारत है। मैं ब्राजील साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीन, भारत और कम से कम रशिया, इन तीनों को अगर मिला दिया जाएगा तो सैन्य शक्ति के मामले में नाटो का यह ऑप्शन हो सकता है, नाटो के बराबर ध्रुवीकरण हो सकता है। इसलिए ब्रिक्स चाइना के लिए भी और रशिया के लिए भी, भारत तो न्यूट्रल वैसे ही रहता है, इन दोनों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पर रहता है। और भारत का ट्विन के रूप में हम ब्राजील को मानते भी हैं। जैसा ब्राजीलियन भूमि है वैसी भारत की है, वैसी इकोनॉमी है, वैसे ही रहन सहन है, वैसा ही ज्योग्राफी है, वैसी ही डेमोग्राफी है। तो ब्रिक्स में चाइना को वो स्थान न मिलना जिसके लिए वो उसने इसमें प्रयास किया था,
तो शी जिनपिंग को बहुत इसमें अपने आप को अपमानित महसूस करना पड़ा और उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। जब ये बात उठी तो फिर चाइना को एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि इसलिए नहीं क्योंकि लूला डिसिल्वा से साल में 2 बार तो बैठक शिखर सम्मेलन हो ही चुके हैं और राष्ट्रपति की बैठक हो चुकी। मैं कहता हूं केवल लूला डिसिल्वा के साथ हो चुकी है, मतलब ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ हो चुकी है, लेकिन रशिया के साथ मिलने में क्या बुराई है, इंडिया के साथ मिलने में क्या बुराई, भारत उसमें बड़ा पार्टिसिपेट है। तो मेरा मानना यह है कि ये सब इसलिए क्योंकि वो षड्यंत्र एक तरफ रच रहा था चाइना के अंदर और दूसरी तरफ ब्राजील ने बिल्कुल उसके रिवर्स उल्टा रिएक्शन दे दिया और ईरान ने भी एक उल्टा रिएक्शन दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री पर दैवीय कृपा है, भारत पर इस समय दैवीय कृपा है, भारत के स्टार इस समय ठीक ठाक चल रहे हैं। ये कह लीजिए कि भारत के लोगों ने जिस प्रकार से सरकार चुनी और जिसके हाथ में नेतृत्व दिया, नेतृत्व जिनके हाथ में है, इतनी जटिल परिस्थितियों में भी, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जिन परिस्थितियों से विश्व इस समय गुजर रहा है, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी भारत अपने आप को केवल बचा ही नहीं पा रहा है, भारत सम्मान भी ले रहा है, भारत संसार के साथ संबंध भी बना रहा है और भारत अपनी ऊंचाइयां भी चढ़ रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। नेतृत्व को थैंक यू कहना चाहिए और जनता को थैंक यू कहना चाहिए जिन्होंने इस नेतृत्व पर विश्वास जताया, और भगवान को तो प्रार्थना करनी ही चाहिए कि नेतृत्व का भी मानसिक संतुलन ठीक ठाक बना रहे, ताकि वो विश्व में जहां पर भारत को स्थान मिलना चाहिए उस स्थान को लेकर या उस स्थान पर ले जाने के लिए उनको ईश्वरी प्रेरणा और मस्तिष्क बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही उनको प्रदान हो और भारत को वो ऐसे ही बचाते हुए, भारत का सम्मान बढ़ाते हुए और भारत को विश्व की दूसरी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अग्रसर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।